दोस्तों अभी हम लोग इस लेसन में दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स का स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं। स्टॉक एनालिसिस करने के वक्त हम लोग पहला फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, जिससे हमारा एनालिसिस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेसन में आप लोगों को कुछ स्टॉक्स दिए थे, उसमें से ये 2 स्टॉक्स थे जिसका मैं खुद एनालिसिस करके आपको देने वाला था। उसमें से पहला था दीपक फर्टिलाइजर, जो अभी हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग मार्क्संस फार्मा का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आप लोगों को मैंने बोला था कि ये टोटल 10 कंपनीज है। इन सारी कंपनीज का अगर आप एक्सरसाइज करोगे, जो हम लोगों ने लास्ट लेसन तक जितनी चीज़ें सीखी है उन सारी चीज़ों को समझ के आप लोग इन सारी कंपनीज का एनालिसिस करोगे तो आप एक बेहतर तरीके से स्टॉक एनालिसिस करना सीखोगे। आप बिगिनर से एडवांस लेवल पे आओगे, क्योंकि आगे जो हम लोग सीखने वाले हैं वो सारे और एडवांस लेवल के टॉपिक रहेंगे। वो सारे टॉपिक्स को ग्रास्प करने के लिए आपको बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इन सारे स्टॉक्स का एनालिसिस करते हो तो अभी हम लोग पहले स्टॉक एनालिसिस करेंगे दीपक फर्टिलाइजर का। तो जो हम लोगों ने चेकलिस्ट बनाई थी उस चेकलिस्ट में चले जाते हैं। तो ये चेकलिस्ट थी हमारी, इसमें हम लोगों ने स्टॉक एनालिसिस का फ्लो बनाया था। उस फ्लो के हिसाब से पहला हम लोगों को स्टॉक को स्क्रीन करना था। उसके बाद हम लोगों को डेटा इंसर्ट करना था हमारे मॉडल में, जो कि हम इसके बाद करेंगे। उसके बाद हम लोगों को डेटा को चेक करना था। उसके बाद हम लोगों को इनकम के अजम्पशंस करने थे, बैलेंस शीट के अजम्पशन करने थे। फिर हम लोगों को डीसीएफ वैल्यूएशन करना था, जिससे अपनी इंट्रिंसिक प्राइस आएगी। उसके बाद हम लोग रेशो एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन क्या आ सकता है, वैल्यूएशन रेशोज़ को यूज़ करके वो देखेंगे। और फिर हम लोग एक फाइनल चेक्स करेंगे कि सच में ये कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। और वो फाइनल चेक हम लोग टेक्निकल एनालिसिस को भी ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो ये ओवरऑल इस तरह का स्टॉक एनालिसिस का फ्लो होता है जो हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोग बिगिनर लेवल से थोड़ा एडवांस लेवल पे आए हैं और आगे जाएंगे तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग देखोगे, लेकिन अभी तक जितने हम लोग चीज़ें देख रहे हैं बहुत एडवांस लेवल तक देख रहे हैं। और इन सारी लेवल्स को आप लोग एक बार टिक करोगे तो उसके बाद आप अच्छे से कोई भी स्टॉक का एनालिसिस कर पाओगे। तो इसीलिए हम लोग ये 2 कंपनी का एनालिसिस हम खुद करके आपको दिखाएंगे कि एनालिसिस हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल बना के दिखाए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी इस लेसन में हम लोग इस स्टॉक के 2 स्टॉक जो हम लोगों ने कमिट किए थे उन स्टॉक्स के हम लोग एनालिसिस करेंगे। पहला हम लोग दीपक फर्टिलाइजर का करेंगे, उसके बाद हम लोग मार्क्संस फार्मा का करेंगे। तो दीपक फर्टिलाइजर का स्टॉक एनालिसिस करने के लिए पहले हम लोग स्क्रीनर वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो आप लोग इधर देख सकते हैं दीपक फर्टिलाइजर का हम लोगों ने स्टॉक सर्च करके रखा है। तो दीपक फर्टिलाइजर की अभी की प्राइस जो चल रही है वो 591 रुपीज़ चल रही है। स्टॉक का पी जो है वो अराउंड 6 रुपीज़ चल रहा है। तो पहले स्टॉक को स्क्रीन करके लेते हैं कि सच में ये स्टॉक अच्छा है कि नहीं। आप देख सकते हैं क्वार्टर्स, हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर अभी तक बात नहीं किया है, लेकिन अभी इस लेसन में देखते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो रेवेन्यू है वो 2019 के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रो किया है। अराउंड 3000 करोड़ तक गया था, अभी लास्ट 2 क्वार्टर्स में थोड़ा बहुत नीचे आया है, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है इन क्वार्टर्स की वो बहुत ही अच्छी है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाते हो तो आप देख सकते हैं 2011 के बाद 2022 तक, या फिर अभी टीटीएम में जो लास्ट 12 मंथ का जो रेवेन्यू चल रहा है वो रेवेन्यू बहुत अच्छा है, यानी कि कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अभी आप देख सकते हैं रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। उसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो था वो पहले बहुत कम था, अभी वो अच्छा खासा इंप्रूव हुआ है। 18%, 21%, ये बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ है। अदर इनकम भी बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है। उसके बाद कंपनी का इंटरेस्ट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वो भी कंट्रोल में दिख रहा है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो बहुत अच्छा ग्रो किया है, यानी कि अराउंड 10 टाइम से ग्रो किया है। 260 10 टाइम नहीं, अराउंड 7 to 8 टाइम से ग्रो किया है। ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो है वो भी अच्छा खासा ग्रो कर रही है कंपनी। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में स्कैन करने से पता चल रहा है कि कंपनी अच्छी है। बैलेंस शीट में हम लोग जाते हैं तो बैलेंस शीट भी आप देख सकते हैं कि शेयर कैपिटल ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, मतलब नीचे तो नहीं जा रहा है, ग्रो ही कर रहा है। उसके बाद रिजर्व जो है वो बढ़ रहा है। उसके बाद जो बोराइंग्स है वो बोराइंग्स जो है वो कंट्रोल में दिख रही है, यानी कि 1:1 दिख रही है। जितना रिजर्व है उतना बोराइंग्स दिख रही है। उसके बाद फिक्स असेट में ग्रोथ दिख रही है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में बहुत अच्छा खासा दिख रहा है। उसके बाद कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छा खासा ग्रो हुआ है, लेकिन ठीक ठाक है, मतलब एनालिसिस करने जैसा है।
तो ओवरऑल जो कंपनी के जो बैलेंस शीट है और इनकम स्टेटमेंट है, अगर वो स्कैन करते हैं तो इसमें हम लोगों को सब चीज़ें ठीक ठाक लग रही है, तो इसके हिसाब से हम लोग इसका मॉडल करके देख सकते हैं। अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग किस तरह से मॉडल बनाना चाहिए। तो ये डेटा तो इंसर्ट मैंने ऑलरेडी करके रखा है, ये ईयर्स मैंने चेंज करके रखे हैं इस मॉडल में। डेटा इंसर्ट कैसे करना है, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने 2-3 बार समझाई है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो सही से समझ पाओगे अगर आप न्यू व्यूअर्स हो तो। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको प्रीवियस पूरे लेसन्स को देखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से स्टॉक का एनालिसिस करना सीखोगे। हम लोग इस मॉडल के अंदर में स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट का डेटा भी कॉपी कर चुके हैं। ये 2022 तक का डेटा है जो हम लोगों को ऊपर दिख रहा है। फिर हम लोगों ने स्टॉक का जो डेटा चाहिए, शेयर प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी रिस्क प्रीमियम, ये सब जो है ऑलरेडी ले चुके हैं मॉडल में। रिस्क फ्री रेट ले चुके हैं, लीवर्ड बीटा ले चुके हैं। अभी ये डेटा इंसर्ट करने के बाद हम लोग मॉडल किस तरह से चेंज करते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप इधर देख सकते हैं हम लोगों ने इधर CAGR रेट निकाल के रखा है। 2000 के बाद NSE ने कितना CAGR रिटर्न दिया है वो हम लोगों ने इधर काउंट किया है। उसमें हम लोगों ने डिविडेंड यील्ड भी कंसिडर किया है। इस डेटा को हम लोगों ने क्यों लिया है वो मैं आप लोगों को बाद में समझाने वाला हूँ। उसके बाद जो हम लोगों ने डेटा कॉपी किया है वो है प्रमोटर्स का डेटा है। कंपनी के पास कितना प्लेज शेयर्स है परसेंटेज, वो हम लोग देख रहे हैं। जो शेयर होल्डर्स है उनके पास 42% स्टेक है प्रमोटर्स के पास, उसमें से 15% उन्होंने प्लेज किए हुए शेयर्स हैं। हम लोगों ने जैसे आपको बताया था बिलो 15 रहेंगे तो शायद हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, ये प्लेज परसेंटेज भी बहुत हाई है। फिर FIS का कितना होल्डिंग है, DIS का कितना होल्डिंग है वो हम लोगों ने इधर लिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने शेयर प्राइस का एनालिसिस के लिए ये डेटा कॉपी करके रखा है। इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले मॉडल को देखते हैं कि मॉडल किस तरह से बनाना जरूरी है। फिर अगर आप रेशो एनालिसिस में आओगे तो ये जो डेटा चाहिए था वो कॉपी करके लिया हुआ है। फिर हम लोगों ने शेयर प्राइस का डेटा जो है वो कॉपी करके लिया है। तो ओवरऑल जो डेटा चाहिए था वो हम लोगों ने ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 एक एक टैब को ओपन करके उस मॉडल को पहला क्रिएट करके लेंगे। एक बार मॉडल सही से बन गया उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहला चेक करते हैं कि हमारा जो डेटा हम लोगों ने कॉपी किया है वो सही से कॉपी हुआ है कि नहीं। हम लोगों को इनकम स्टेटमेंट का डेटा पहले चेक करना रहता है। हम लोगों ने इधर चेक का मार्क करके रखा है। ये हम लोगों ने पहले भी सीखा है कि हम लोग किस तरह से डेटा चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इधर 0 नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो गलत प्लेस हुआ है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला चेंज करना ज़रूरी है। क्योंकि जो रोज़ होते हैं जब हम डेटा कॉपी करते हैं तब चेंज होते हैं। आप देख सकते हैं रो नंबर 40 आना चाहिए था, इधर 42 है, तो इसको 40 करेंगे। तो ये बेसिक जो चेंजेस चाहिए वो हम लोगों को करने ज़रूरी होते हैं। तो सब जगह पे हम लोग 40 करके लेंगे। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा प्रीवियस डेटा है वो सही से हमारे इनकम स्टेटमेंट में बैठा है कि नहीं, वो हम लोगों को समझ में आता है। उसके बाद बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट में हम लोग 0 है क्या देखते हैं। इधर देखो -50 दिख रहा है और कौन से ईयर में दिख रहा है, 2019 में दिख रहा है। तो बैलेंस शीट में जाएंगे। अभी ये बैलेंस शीट है, इसमें 2019 में 50 करोड़ एक्स्ट्रा हुए, तो ये 50 करोड़ से है वो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी डेटा को कॉपी करेंगे और सिंपली हमारे मॉडल में इंसर्ट कर देंगे। ये जो सम इफ का फॉर्मूला है उसी को कॉपी करेंगे। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी डाला हुआ है, इसकी वजह से ये बाकी का डेटा ऑलरेडी कॉपी पेस्ट हुआ, लेकिन इस बैलेंस शीट में ये लाइन आइटम एक्स्ट्रा था तो उसकी वजह से वो डेटा ऑटोमेटिकली कॉपी करके नहीं आया। नहीं तो बाकी पूरा डेटा जो हम लोगों ने कॉपी किया वो सारा का सारा डेटा ऑलरेडी मैच हो रहा है, इसकी वजह से ये 0 दिख रहा है आप लोगों को। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो अजम्पशंस है आगे के ईयर्स में बिजनेस कैसे परफॉर्म कर सकता है वो हम लोग अभी परफॉर्म करके देखेंगे कि किस तरह से नंबर्स चेंज हो सकते हैं। इसमें पहला देखो, रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो वेटेड एवरेज जो ग्रोथ आई है वो 15% है। पहला फॉर्मूला चेक करके लेते हैं सब जगह पे सही है क्या। इधर फॉर्मूला निकल गया है तो इसको कॉपी करना है। इधर फॉर्मूला है, इधर भी फॉर्मूला है, इधर भी फॉर्मूला है, तो पांचों जगह पे सही से फॉर्मूला है ऑलरेडी। ठीक है, तो इधर हम लोगों को 15% की ग्रोथ दिखा रहा है। लास्ट ईयर इस कंपनी ने 31% की ग्रोथ दिखाई थी। अभी TTM में भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहे, तभी भी हम लोग क्या करेंगे 15% ही कंसिडर करेंगे और बाकी के सारे ईयर्स के लिए भी 15% ग्रोथ कंसिडर करेंगे।
उसके बाद ये जो 21% की ग्रोथ है वो सेम रखेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर हम लोग ग्रोथ देखते हैं किसी भी कंपनी की, जितनी अच्छी होगी हमारे लिए अजम्पशन में वो अच्छी है, लेकिन आप लोग आपकी तरफ से एक्स्ट्रा नंबर डालने की कोशिश मत करना। जितने लोअर साइड पे रहेंगे उतने अच्छे हैं। जैसा कि इधर 32% की ग्रोथ हो रही है, तो आगे इधर 32% की ग्रोथ होगी, वो हमारे लिए अच्छी होगी। लेकिन हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज की ग्रोथ को कंसिडर करेंगे। अभी एक एनालिस्ट को इन नंबर्स के साथ प्ले करना ज़रूरी होता है। अगर ये नंबर्स हम लोग जब प्ले करेंगे तभी हम लोग एक अच्छे अजम्पशंस कर पाएंगे। तो इसीलिए 15% की ग्रोथ हम कंसिडर करेंगे। आगे के ईयर्स में शायद कंसिडर कर सकते हैं और एक्स्ट्रा, लेकिन हम लोग अभी नहीं कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम लोग टोटल एक्सपेंस जो है लास्ट ईयर का 82% आया, उसके पहले 83, उससे पहले महंगा चल रहा था एक्सपेंस। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो ज़्यादा नहीं आ रहा था, लेकिन अभी हम लोग 85% ही कंसिडर करेंगे। हमारे नंबर्स हमेशा लोअर साइड पे होने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हम लोग जो फाइनेंस कॉस्ट है वो वैसा का वैसा रखेंगे, डिप्रिसिएशन भी वैसे के वैसे रखेंगे। अभी बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट में 56 डेज दिखा रहा है, इधर 29 डेज तक आई है कंपनी। बहुत अच्छे नंबर वो लोगों ने लेके आए हैं, तभी भी हम लोग हायर नंबर रखेंगे। उसके बाद ट्रेड पेएबल जो है वो भी उन्होंने कम किए हैं। उसके बाद इन्वेंट्री डेज भी उन्होंने उनके बड़े हैं इधर, ठीक है। तो ये नंबर्स हम लोग जो वेटेड एवरेज फार्मूला के साथ आए वो वैसे के वैसे रखेंगे। अभी आप इधर देखो, टोटल करंट असेट जो है वो ग्रो हुए हैं 700 करोड़ से 1000 करोड़ तक, और हमारे अजम्पशंस में वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इतना बढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इधर क्या करेंगे, 15% कंसिडर करेंगे, यानी कि इधर 1000 करोड़ हो सकते हैं 700 करोड़ के, तो इधर 1000 करोड़ के 2000 करोड़ हो सकते हैं, यानी डबल हो सकते हैं। हम लोग एक्स्ट्रा हमारी तरफ से नहीं कंसिडर करेंगे। उनके जो अभी के फिक्स असेट है वो हम लोग इधर देखते हैं कितने आ सकते हैं। वो 15% दिखा रहे हैं, लेकिन 15% कंटिन्यूसली ग्रो होने में बहुत मुश्किल होते हैं। तो इसके लिए हम लोग इधर क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 10 कंसिडर करेंगे और उसके बाद 7.5% कंसिडर करेंगे। अभी ये सब नंबर्स आप लोगों को कंसिडर करने पड़ते हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल नंबर्स। मतलब क्या कि इधर 3000 करोड़ का 5000 तक असेट आए हैं, तो 5000 के 7000 तक असेट जा सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 8000 तक जा सकते हैं। तो आपको ये नंबर्स आपके तरफ से, मतलब जब आप अज्यूम करोगे तो आपके नंबर्स इस तरह से ही आने चाहिए, क्योंकि असेट भी डिप्रिशिएट हो रहे हैं एवरी ईयर। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो असेट इधर डिप्रिशिएट हो रहा है वो भी कम हो रहा है ना, और वो नंबर जितना आप इंक्रीज करोगे तभी भी आपको इतना तक 7000 करोड़ तक दिखा सकते हैं। तो जब आप 5 ईयर्स के बाद, मतलब 2027 में आकर इस बैलेंस शीट को चेक करोगे तो आपको नियर बाय नंबर्स लगने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अजम्पशन नंबर बहुत हायर साइड पे पकड़े या लोअर साइड पे पकड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए आपके बैलेंस शीट में। उसके बाद ये 7% है, तो इसको 7% ही रखेंगे। अभी देखो, कंपनी जो कैश जो मेंटेन कर रही है वो अराउंड 252 करोड़ तक मेंटेन कर रही है। अभी इधर ये टाटा मोटर्स के नंबर थे, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। कंपनी को मिनिमम जो कैश चाहिए वो 252 करोड़ की चाहिए, तो इधर 242 करोड़ आ रहे हैं, मतलब 10 करोड़ के एक्स्ट्रा कैश लग रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इधर एक्स्ट्रा कैश बच रही है, तो कंपनी अपना लोन जो है वो रिपे कर सकती है। तो हम इधर क्या करेंगे, -250 करोड़। इधर भी कैश बच रही है तो -750 करोड़। इधर भी कैश बच रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, -300 करोड़, और इधर -1000 करोड़। तो एवरेज जो कंपनी की कैश है वो मेंटेन रहेगी, और कंपनी अपना रीपेमेंट भी कर सकती है लोन का, ठीक है। अगर कंपनी ने डिविडेंड वगैरह दिया आप लोगों को तो शायद वो रीपेमेंट ना करे, उनके पास लोन कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर कम करती है कंपनी तो अपने लिए अच्छी ही होती है। उसके बाद टोटल करंट लायबिलिटीज़ है वो देखेंगे तो वो अराउंड 5% आ रही है, वो हम वैसे की वैसे कंटिन्यू रखेंगे। अभी देखो, नॉन करंट लायबिलिटीज जो है वो बढ़ गई है, जो कि इतनी नहीं बढ़ती है, तो हम लोग इसको कम करेंगे। मतलब जो 50 करोड़ से 180 करोड़ तक आई है, तो 180 करोड़ से डायरेक्ट 1600 करोड़ तक नहीं जाने वाली है। तो इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नियर बाय नंबर्स अज्यूम करने पड़ेंगे। तो 180 करोड़ की 300 करोड़ ओके लगती है, या फिर आप 15% भी कंसिडर कर सकते हो। ये नंबर्स आप लोगों के हिस्टोरिकल नंबर से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखने चाहिए,
नियर बाय अजम्पशंस होने चाहिए, तभी आपका मॉडल सही से क्रिएट होगा। अभी इनकम स्टेटमेंट में आएंगे तो कंपनी जो 678 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है, उसके बाद 589 करोड़, और ये कंपनी का जो आगे का प्रॉफिट है ये इस तरह से ग्रो होते दिख रहा है। अभी हम लोग वापस उसी कंपनी के पास आते हैं। इधर देखो अराउंड 1200 करोड़ तक का प्रॉफिट अचीव कर पा रही है कंपनी, जो कि हम ऑलरेडी लोअर साइड पे कंसिडर कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा क्रिएट होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट 9000 करोड़ की 14000 करोड़ की बन रही है। अभी कैश फ्लो देखते हैं। कैश फ्लो देखने की ज़रूरत नहीं है, कैश फ्लो सिर्फ ये चेक करना है कि इधर 0 है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोगों का मॉडल में कुछ नंबर्स गलत आए हैं, वो आप लोगों को इधर से समझ में आएगा। अभी DCF वैल्यूएशन में आते हैं। अभी जो शेयर की प्राइस चल रही है वो 542 रुपीज़ की दिख रही है, वो हम लोग एक बार चेक करते हैं। 591 रुपीज़ चल रही है। अभी इधर जो मेजर चेंज है वो हम लोग करेंगे इस मॉडल में। इसमें देखो पहला जो चीज़ है इक्विटी रिस्क प्रीमियम, हम लोग 12.42% माइनस 7.3% करते हैं, उसमें हमें 5.12% का इक्विटी रिस्क प्रीमियम मिलता है, जो कि इधर इक्विटी रिस्क प्रीमियम 5.5% का कंसिडर किया है हम लोगों ने, और लीवर्ड बीटा जो है वो 0.39 का है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे के जो अजम्पशन नंबर है उनमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। जैसे कि इधर जो 82% का एक्सपेंस दिख रहा है वो हम लोग नेक्स्ट 3 ईयर्स में एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे, वो कि 82% का रहेगा। ठीक है। अभी देखो ये जब नंबर हम चेंज कर रहे हैं तो आपका जो चेंज है, मैं इनको सबको मिनिमाइज करता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। शेयर प्राइस का जो चेंज है वो आपको इधर दिखेगा। हमने क्या किया, एक्सपेंसेस को कम कर दिया। अगर हम लोग इन पहले ईयर्स में भी 82% का एक्सपेंस कंसिडर करेंगे तो आपका शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा ग्रो होते हुए दिखेगा आपको इधर। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, अभी लास्ट 3 ईयर्स यानी कि हमारे मॉडल के 2025 के आगे के जो 3 ईयर्स है उसमें हम लोगों ने चेंज किया, वो 82% कंसिडर किया है। अभी इधर देखो कैश जो ग्रो हो सकती है, मतलब कैश जो कमा सकती है कंपनी FCFF में, वो हम लोगों ने 10% कंसिडर किया है। लेकिन इधर आप देख सकते हैं कि ग्रोथ बहुत अच्छी खासी हो रही है, तो इन नंबर्स को हम लोग चेंज करके 15% करेंगे। अभी जो आपकी शेयर प्राइस है, इंट्रिंसिक प्राइस बोल सकते हैं उसको हम लोग, इंट्रिंसिक प्राइस चाहिए तो लिख देते हैं इधर। वो 1275 रुपीज़ की दिखा रही है, यानी कि इस कंपनी का अपसाइड जो है वो 115% का दिखा रही है। अभी इसमें और 2 चेंजेस है, वो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। जैसा कि डिविडेंड हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया है, वो मैं कंसिडर करता हूँ। 81 करोड़ का डिविडेंड दे रही है कंपनी, इसका भी हम लोगों ने वेटेड एवरेज कंसिडर किया इधर, तो ये नंबर्स चेंज हुए हैं। वो अराउंड 1300 रुपीज़ शेयर की प्राइस हुई। अभी मैं क्या करूँगा, इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो है वो मैं और बढ़ा देता हूँ, क्योंकि रिसेंट ईयर्स में स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे से रिटर्न दे रहा है, और उन रिटर्न्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी रिस्क प्रीमियम और एक्स्ट्रा कंसिडर करेंगे, वो है 8%। अभी देखो शेयर की प्राइस तभी भी 93% अपसाइड दिखा रही है। बीटा में चेंज करके मैं इसको 1 करता हूं। अभी ये 2 चेंजेस मैंने क्यों किए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तभी भी इंट्रिंसिक प्राइस में 12% का रिटर्न दिखा रही है कंपनी। अभी बीटा 1 करने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। लीवर्ड बीटा जो है वो 1 करने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। शेयर होल्डिंग में आएंगे तो अराउंड 15% कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने शेयर्स को प्लेज करके रखा है। अभी इन प्लेज परसेंटेज को इस बीटा में कंसीडर नहीं किया गया है, क्योंकि ये बीटा तो कंपनी का है, प्रमोटर्स के प्लेज परसेंटेज को कंसीडर नहीं किया है। इस बीटा को मैंने इंक्रीज किया। अभी इक्विटी रिस्क प्रीमियम मैंने 8% क्यों किया, क्योंकि सिंपल है, अगर अभी अच्छा रिटर्न मिल रहा है स्टॉक मार्केट में, तो अगर कोई एनालिस्ट रिसेंट ईयर्स के डेटा को लेके अगर अज्यूम कर रहा है तो वो इक्विटी रिस्क प्रीमियम एक्स्ट्रा कंसिडर करेगा, यानी कि 8% कंसिडर करेगा। तो वो हम लोगों को 8% कंसिडर करना होगा।
अभी इसको प्ले जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि शेयर प्राइस तभी भी आपकी ओवर वैल्यूड नहीं दिखा रही है, अभी वो अंडर वैल्यूड ही है। अभी इन सारे डेटास को हम लोग लेंगे और रेशो एनालिसिस में जाएंगे। इसको मैं अभी मिनिमाइज करता हूं और इधर हम लोग क्या करेंगे, अभी जो ये इंट्रिंसिक प्राइस आई है इसको कंसिडर करते हैं। अभी ये जो पीजी रेशो है वो 0.55 दिखा रहा है, हम लोग अप टू 1 जा सकते हैं, जो हम लोगों ने चेकलिस्ट में हम लोगों ने कंसिडर करके रखा है। जैसे मैं चेकलिस्ट वापस दिखाता हूं आपको, ये देखो बिलो 1 होना चाहिए और पीबी रेशो 1.5 to 2 होना चाहिए। अगर इसको 1 करना है तो हमें इधर 100% रिटर्न कंसिडर करना होगा, तब ये 1 होगा, 100 नहीं 90% होगा। %80, ठीक है। उसके बाद इधर 0.31 है, तो इधर हम लोगों को 250% या फिर 225%, ठीक है, 225%। अभी ये पीजी रेशो इधर महंगा हुआ है, तो इधर हम लोगों का शेयर गिर सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर तक पीजी रेशो सस्ता था लेकिन इधर महंगा हुआ, तो शेयर इधर गिर सकता है। इसके बाद वापस बढ़ सकता है। इधर हमारे पास कुछ डेटा नहीं है, तभी भी हम लोग कंसिडर करेंगे 20% का इंक्रीज, ठीक है। तो शेयर प्राइस बीच में 3,400 रुपीज़ तक जा सकती है और उसके बाद 1,730 रुपीज़ तक आ सकती है। अभी ये ऐसा क्यों होता है, आपको मैं एक स्टॉक दिखाने वाला हूँ। अभी हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के इसमें जाएंगे। ये हम लोगों ने कंसिडर करके रखा है ऑलरेडी, दीपक फर्टिलाइज़र। अभी मैं आप लोगों को एक कंपनी दिखाता हूँ, लक्स इंडस्ट्री, ठीक है। ये लक्स इंडस्ट्री कंपनी का नाम है। लोड हो रहा है। अभी देखो ये जो शेयर है ये अराउंड, ये प्राइस था 852 रुपीज़ से बढ़ के 4,600 रुपीज़ गई और उधर से वापस गिर के अभी 1,000 रुपीज़ तक आई और अभी वो 1,350 रुपीज़ तक आई। 1,350 वगैरह समथिंग चल रही है इधर, आप देख सकते हैं। आप देखो वापस हम लोग हमारे मॉडल पे जाते हैं, आप देख सकते हैं ये जो प्राइस बढ़ती है, जो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, जो भी जितने भी वैल्यू इन्वेस्टर है या फिर जो जितने भी स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो सब लोग इस तरह के रेशोज को फॉलो करते हैं। अगर वो लोग देखते हैं कि कंपनी अभी तक ओवर वैल्यूड नहीं है तो मैं इस कंपनी में होल्ड कर सकता हूँ। अगर वो ओवर वैल्यूड जब तक नहीं हो रहे हैं तब तक वो उसको होल्ड करते हैं, और जब वो कंपनी एक सर्टेन प्राइस को अचीव करने के बाद ओवर वैल्यूड होती है उसके बाद उसको सेल करके साइड में हो जाते हैं। अभी वो उस टाइम पे जो सिनेरियो रहेगा उसके हिसाब से ये प्राइस डिसाइड होती है। आप लोगों को मैं इन सिनेरियोज को प्लॉट करके इसके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि स्टॉक का एक पोटेंशियल है, वो आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा। समझो कि इस स्टॉक का हम लोगों का करंट प्राइस है 600 रुपीज़, अपसाइड जो दिखा रहा है नेक्स्ट 2 ईयर्स में वो अराउंड 3,500 रुपीज़ तक का है। तो अगर कंपनी इतना तक जा सकती है तो हम लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो हम लोगों को इस मॉडल के थ्रू समझ में आता है। अभी इधर हम लोगों ने सब नंबर्स डाले हैं, लेकिन हम लोगों को ये देखना जरूरी होता है टेक्निकली ये स्टॉक ऊपर जा सकता है कि नहीं। उससे पहले हमें रेशोज में देखना है कि रेशो एनालिसिस में रेशोज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग अगर रेशोज देखते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशो बहुत कम है, पहले वो रेशो बहुत महंगा था, अभी वो बहुत सस्ता हुआ है। तो डेट टू इक्विटी रेशो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव है और वो आगे जाके और अजम्पशन में बहुत कम होते हुए दिखता है। करंट रेशो भी आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो देख सकते हैं। अगर आप लोग चेकलिस्ट फॉलो करोगे तो इधर देखो मैंने 1 लिखा है, करंट रेशो 1.5 के ऊपर होना चाहिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो अबव 2 होना चाहिए, बिलो 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रेशोज जो मैंने आप लोगों को लिख के बताए हैं, वो रेशोज को अगर आप लोग इस कंपनी के साथ कंपेयर करोगे तो आपको इधर दिखेगा कि ये रेशोज अच्छे से ग्रो करते हुए दिख रहे हैं और हमारे लिए अजम्पशंस में अच्छे दिख रहे हैं। तब जाकर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, वो हम लोग कॉल ले सकते हैं। अगर ये सारे रेशोज जो है वो अगर बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे अजम्पशन में तो हम लोगों के लिए ये कंपनी महंगी दिखेगी, और अगर यही रेशोज अच्छे दिख रहे फ्यूचर के अजम्पशंस में
और अभी जो परफॉर्म की हुई प्राइस है, जैसे कि डीसीएफ प्राइस है, वो सस्ती दिख रही है और अपसाइड दिख रहा है स्टॉक में, तो हम लोग इस स्टॉक को परचेज कर सकते हैं और हम लोग वेट कर सकते हैं इस तरह के टारगेट के लिए। अभी इस टारगेट को वेट कैसे करना है और कैसे आगे बढ़ना है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। हम लोग वापस टेक्निकल चार्ट के ऊपर आएंगे। अभी दीपक फर्टिलाइजर का जो स्टॉक है वो हम लोगों ने ओपन किया है। आप देखो ये स्टॉक जो है ऊपर के लेवल से 50% से गिरा हुआ है। ऑलरेडी 50% का डाउनसाइड कंपनी ने अचीव किया है। रिसेंट टाइम में इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और प्राइस इधर स्टेबल हो रही है। जैसे इधर से वो जैसे गिर रही थी वैसे इधर नहीं गिर रही है, इधर थोड़ा बहुत अपसाइड दिखा रही है। अभी अगर आप लोगों को एंट्री करना है तो आप लोगों को सपोर्ट इधर दिख रहा है। मैं आप लोगों को क्रिएट करके दिखाता हूं। ये एक सपोर्ट है। रिसेंट में कंपनी ने स्टॉक प्राइस ने ये रेजिस्टेंस लिया था। देखो इधर, मैं इसको और जूम कर देता हूं। इधर प्राइस सिंगल डे में 650 रुपीज का अचीव करके नीचे आई, मतलब रेजिस्टेंस को होल्ड नहीं किया है। स्टॉक अभी थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। तो अगर आप लोगों को ये स्टॉक वापस ऊपर जाते हुए दिख रहा है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम लोग इधर परचेस कर सकते हैं। वो हम लोगों को इधर से समझ में आता है। नहीं तो हम लोग सपोर्ट में परचेस कर सकते हैं। अभी मुझे एक बताओ, आप लोग सब कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस स्टॉक को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं। अभी ये जो प्राइस है और जो हमें फंडामेंटली प्राइस दिख रही है कि 600 रुपीज़ का स्टॉक है और ऊपर जा सकता है, तो आप लोग इसमें अभी इन्वेस्ट करोगे कि टेक्निकली जब कंफर्म होगा तब इन्वेस्ट करोगे, कि फंडामेंटली कॉल लोगे कि नहीं मुझे अभी परचेज कर सकते हैं, ऑलरेडी प्राइस तो इतना नीचे है, मैं इसको परचेज करके होल्ड कर देता हूँ, और होल्ड करने के बाद अगर ये प्राइस मैक्सिमम डबल भी होती है तो भी मेरे को लॉस नहीं है। ये एक कॉल हो सकता है। दूसरा कॉल ये हो सकता है कि जब तक टेक्निकली अच्छा ग्रो नहीं दिखा रही है, अच्छा वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हो रहा है, तब तक मैं एंट्री करके क्या करूं? अगर बाकी के इन्वेस्टर एंट्री नहीं कर रहे हैं तो मैं एंट्री करके क्या करूं? ये भी कॉल हो सकता है। तो इस तरह के कॉल और इस तरह की जो सिचुएशन है, इसको समझने के लिए आपको बहुत सारे स्टॉक का एनालिसिस करके इनको एक एक्सरसाइज करके लेना होगा। आपको समझना होगा कि इन स्टॉक्स में हम कब इन्वेस्ट कर सकते हैं और कब नहीं इन्वेस्ट कर सकते, और किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी इसका आंसर तो मैं आप लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाले टॉपिक में देने वाला हूं, अभी नहीं दूंगा और जानबूझ के नहीं दूंगा, क्योंकि अभी आप लोगों को एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आप लोगों को इनके स्टॉक के प्राइसेस, स्टॉक एनालिसिस करके निकालने ज़रूरी है, फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है, और अजम्पशंस दिखाने ज़रूरी है। अजम्पशंस में देखना ज़रूरी है कि स्टॉक कितना बढ़ सकता है, और प्रैक्टिकली देखना ज़रूरी है, इमोशनली नहीं कि कोई कंपनी का न्यूज़ आया या फिर कोई स्टॉक एनालिस्ट है उसने बताया इसके लिए कंपनी ऊपर जा सकती नहीं। आपको कितना कंफर्म लग रहा है कि ये कंपनी सच में ग्रो कर सकती है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। और जब ये सारे रेशोज और बाकी सारे स्टॉक के एनालिसिस के लिए हम लोगों ने जो स्क्रीन किए वो सारे पॉइंट्स सब सही है, तब हम लोग उस कंपनी में एंट्री करने के बारे में सोचने वाले हैं। और इसीलिए हम लोगों ने इसका टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस एक मॉडल में करके देखा है। मैं अभी आप लोगों को और एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो है शेयर प्राइस एनालिसिस। अगर इस स्टॉक में 10 ईयर्स पहले इन्वेस्टमेंट करता कोई तो 10,000 एवरी ईयर इन्वेस्टमेंट करता, तो अभी तक इस शेयर की वैल्यू 10,000 के 1,10,000 इन्वेस्टमेंट होती और उसके 4 लाख रुपीज़ वैल्यू मिलती उनको, और उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 278% का ग्रो होते दिख रहा है। इसमें से अगर ये 1 लाख रुपीज़ लास्ट 10 ईयर्स में किसी ने इन्वेस्ट किए हैं, उसमें से 23,000 का कंपनी ने अभी तक डिविडेंड को पे आउट किया है। मतलब 23 या 24% आपकी अमाउंट को आपको रिटर्न कर चुकी है ऑलरेडी कंपनी। अभी आपके सिर्फ 75,000 इन्वेस्टेड रहते इस कंपनी में, अगर आप 10 ईयर्स पहले इन्वेस्ट करते तो कंपनी का जो डिविडेंड है वो अच्छा खासा दे रही है कंपनी कंटिन्यूस बेसिस पे। तो ऐसी कंपनी जिसमें डिविडेंड आपको मिल रहा है, कंपनी की ग्रोथ अच्छी दिख रही है, कंपनी का ओवरऑल फाइनेंस अच्छा दिख रहा है, बैलेंस शीट अच्छे दिख रहे हैं, अजम्पशन शीट अच्छे दिख रहे हैं, ग्रोथ पोटेंशियल्स अच्छे दिख रहे हैं, तो
अगर आप टेक्निकली और फंडामेंटली ये सारी जो चीज़ें हैं वो देख के आपको क्या कॉल लेना है या नहीं लेना है उसके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारी कंपनीज का एनालिसिस करके आप ऐसी इनमें से और अच्छी कंपनीज कौन से है उन अच्छी कंपनीज को आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। मैंने तो आपको एक कंपनी का एनालिसिस करके दिखाया है, मैं आगे जाके आपको और एक कंपनी का एनालिसिस करके दिखाऊंगा। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि ये मॉडल कैसे वर्क होता है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको शेयर में क्या कैसे इन्वेस्ट करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, वो आपका खुद का कॉल रहेगा। कंपनी अच्छे कैसे होती है और बुरी कंपनी कैसे होती है और कैसे फाइंड आउट करनी है वह मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। कॉल आपको लेना है क्योंकि आपको सीख के बाद में जाकर आपको लॉन्गर रन में रिटर्न कमाना है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये स्टॉक बहुत अच्छा है, आप इसको परचेज करो, और बाद में 2-3 साल के बाद मैं और आपको कोई पता नहीं है, ना मैं उस स्टॉक का कुछ फॉलोअप ले रहा हूँ, ना मैं आप लोगों को कुछ आइडिया दे रहा हूँ, तो आप इन्वेस्टेड रहोगे हमेशा। तो शायद मैं एग्जिट कर लूँ अच्छी प्राइस पे, आप कैसे एग्जिट करोगे? या फिर अगर कोई स्टॉक नीचे जाता है तो मैं कोई स्टॉक कौन से प्राइस पे एग्जिट करना है वो मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको समझना ज़रूरी है और वो समझ के इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, और इसीलिए इस मॉडल को यूज़ करना ज़रूरी है। अभी हम लोगों ने 60 to 70% इस कोर्स को कवर किया है। जब आगे जाके हम लोग 100% कवर करेंगे इस कोर्स को, तब आप लोगों की और ज़्यादा नॉलेज ग्रो होगा और तब आप एक एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। जब एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाओगे तब आप पेपर को फॉलो करोगे, इमोशन को फॉलो नहीं करोगे, बिहेवियर को फॉलो नहीं करोगे, किसी स्टॉक एनालिस्ट को फॉलो नहीं करोगे, या फिर मेरे को खुद को फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि खुद आपके पास नॉलेज है तो आप आपका नॉलेज यूज़ करोगे हमेशा। और यही मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से स्टॉक के एनालिसिस करो और अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना सीखो। अभी इस मॉडल को जैसा है वैसा हम लोगों ने जैसा टाटा मोटर कंपनी का जो एनालिसिस किया था उस मॉडल को कॉपी करो, और इस डेटा को पहला कॉपी करके ले लो आपके मॉडल में, ये पूरा डेटा, और जैसे मैंने जो जो स्टेप फॉलो किए बाकी के वो सारे स्टेप को फॉलो करो और देखो कि आपका मॉडल भी इस तरह से बनता है कि नहीं, और कितना आसान है बनाना, आपको थोड़ा भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। बिलीव करो, अगर आपने इसको सही से ले लिया तो आप सही से किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर पाओगे और किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे आपको सारी चीज़ों का पता रहेगा। अभी हम लोगों ने 60 to 70% कवर किया है, आगे जाकर और 30% कवर करेंगे तो आपको ग्लोबल इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, बाकी सारी चीज़ों को कवर करेंगे, और तब आप लोगों को रिस्क रेशोज के बारे में पता चलेगा, रिस्क क्या होती है वो समझ में आएगा, पोर्टफोलियो कैसा मैनेज करना है वो समझ में आएगा। लेकिन इसके लिए बिगिनर लेवल से आपको पहला एडवांस लेवल पे आना होगा, आपको उसके बाद एक्सपर्ट लेवल पे जाना होगा, और जब ये आप 6 महीने के अंदर में नॉलेज गैदर करोगे उसके बाद एक आप अच्छे लेवल पे जाओगे, अच्छे लेवल पे जाके आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, आपको सारी चीज़ों की नॉलेज रहेगी। और यही मैं चाहता हूँ कि आपके पास ये सब नॉलेज होनी ज़रूरी है, और मैं जितने आसान तरीके से अभी इसको किया हूँ उसी आसान तरीके से आप भी कर सकते हो, और इन अजम्पशन नंबर्स को आपके तरफ से प्ले कर सकते हो। अभी जैसे कि अभी जो कंपनी ग्रो कर रही है, समझो मैं इधर 20% कंसिडर करता हूँ, ठीक है, तो 9,000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करती है। आप देखो शेयर प्राइस किधर झूम कर रही है, इधर 600 रुपीज़ की शेयर प्राइस दिखा रही थी, 993 तक चली गई, और ये जो है पीजी रेशो वापस से लोअर साइड पे चला गया है, इधर और ग्रोथ दिखता है। तो कंपनी अगर और अच्छे से परफॉर्म करेगी तो शेयर प्राइस और शूट हो सकती है, और ये इन्वेस्टर को पता है, इन्वेस्टर सही जगह पे एंट्री करने वाले हैं, तो आपको भी सही जगह पे एंट्री करना आना चाहिए। और ये आप फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों का हेल्प करके लेने वाले हो और दोनों को समझ के लेने वाले हो। आप देखो ना, इधर टेक्निकल एनालिसिस में जाओ, क्यों ये प्राइस रेजिस्टेंस से ही नीचे आई, क्यों बीच में नहीं आई नीचे, और क्यों अभी ये प्राइस जो अभी ये ट्रेड हो रही है उसमें अगर वॉल्यूम नहीं ऐड हो रहा है तो क्यों नीचे आ रही है। इन सभी का एनालिसिस करना ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। अगर प्राइस एक सर्टेन प्राइस पे होल्ड कर रही है तो होल्ड करने के बाद वो वापस कैसे ग्रो करेगी उसको देखना भी ज़रूरी है। कोई भी प्राइस जो है वो आप अचीव करने के लिए आपको हरी नहीं करना है। सारे के सारे जो आपके फाइनेंशियल कॉल्स है या फिर स्टॉक एनालिसिस के कॉल्स है वो इमोशन पे नहीं लेने हैं, आपको देख के लेने हैं कि हाँ ये स्टॉक इधर जाकर मूव हुआ है, नीचे आया है, तो वापस अगर इसको अच्छे से ब्रेक करता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो मैं इधर एंट्री करूंगा। अगर मैं एंट्री करूंगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा आता है, तो इधर आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, मैं दिखाता हूं आपको। ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 831 रुपीज की प्राइस। उसके बाद का रेजिस्टेंस कौन सा है,
938 की प्राइस, उसके बाद का रेजिस्टेंस कौन सा है? 1049 की प्राइस। अभी ये सारे प्राइस को अचीव करने के बाद में जब कंपनी ऊपर जाएगी तब एक नया रेजिस्टेंस अचीव करेगी, उसके बाद नया रेजिस्टेंस अचीव करेगी। ये कंपनी को मैं आपको दिखाने का और एक रीज़न है कि ये कंपनी डीमर्ज होने वाली है। उनके अलग अलग बिजनेस है, उस बिजनेसेस में दो पार्ट करके दो अलग कंपनी बना के इन कंपनी के फुल पोटेंशियल को अचीव करने के बारे में सोच रही है। तो न्यूज़ को कैसा एनालिसिस करना है, एनुअल रिपोर्ट को कैसा एनालिसिस करना है, वो हम आगे बताने वाले हैं आपको, और सही से बताने वाले। लेकिन उससे पहले आपको ये बेसिक चीज़ें तो आनी चाहिए। ये बहुत बेसिक लेवल पे है, हम अभी एडवांस लेवल को और अचीव करना ज़रूरी है, वो उधर तक पहुँचे ही नहीं है। हमने 60 to 70% अचीव किया, 30% और क्रिटिकल लेवल पे जाने वाले हैं, और उस टाइम पे और एडवांस लेवल पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझने वाली है। और इसीलिए इस तरह का एनालिसिस आपको, और ये सिंपल है ना, इधर कोई डिफिकल्टी भी नहीं है। तो इधर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो ये करेगा, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करता है ये करेगा। और इधर क्या होता है कि दोनों ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों इन्वॉल्व है ना स्टॉक में। तो इन्वेस्टर होल्ड करके रखेगा आपकी प्राइस को, लेकिन ट्रेडर सेल करेगा। इधर अगर वो शॉर्ट सेल करता है तो नीचे परचेज करने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। शायद वो लोग वेट करते रहेंगे कि इस कंपनी का डीमर्ज प्रॉपरली हो जाए। जैसा कि अभी मिर्ज़ा इंटरनेशनल कंपनी है, इस कंपनी का डीमर्ज हुआ था, इनकी दो कंपनी हुई। तो दो कंपनी होने के बाद जब शेयर की प्राइस 35 रुपीज़ आई, उसके बाद ये प्राइस इस तरह से शूट हुई। कंपनी के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल थे, लेकिन अगर स्प्लिट हुई है तो स्प्लिट होने की न्यूज़ की वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइस उतना बढ़ने के बाद थोड़ा बहुत नीचे आया था। और जब वो नीचे आया और जब वो एक्चुअल एक्शन हुई, उनकी कॉर्पोरेट एक्शन है वो कंप्लीट हुई, उसके बाद स्टॉक वापस शूट हुआ। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है, और इन सारी चीज़ों को समझ के इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो इसीलिए इस मॉडल को हम लोगों ने क्रिएट किया आप लोगों के लिए, और बहुत सिंपल तरीके से क्रिएट किया है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम पे मार्क्सन्स फार्मा का दिखाने वाला हूँ, और उधर आप लोग और एक टॉपिक को और एडवांस तरीके से समझने वाले हो, और उधर जाकर आप लोग और एक चीज़ को अनलॉक करने वाले हो। तो अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब करो। अगर आप लाइक कर सकते हो, इस कंटेंट को पसंद कर रहे हो तो कंटेंट को लाइक करना और आगे बढ़ते रहना। और ऐसे ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी लेसन लेके आऊँ और आप लोगों के लिए ये सब लेसन्स अपलोड करते जाऊँ। और इसीलिए मैं पूरे स्टॉक्स के एनालिसिस नहीं बना सकता हूँ। मैं पहले 2 एनालिसिस करूँगा, बाकी सारे आप लोग करो, मुझे ईमेल करो, और मैं ईमेल में चेक करूँगा आपके स्टॉक एनालिसिस आपने सही से किए है कि नहीं। आपके साथ डिस्कस करूँगा। अगर आपके एनालिसिस में कुछ गलतियाँ हो रही है तो मैं आपके साथ डिस्कस करके बताऊँगा कि ये एनालिसिस में आपके गलतियाँ हो रही है, आपको ये रिपेयर करनी ज़रूरी है। चाहिए तो मैं ये शीट जो है वो रिसोर्स में रखूँगा, आप डाउनलोड करो इस शीट को, और जो आपको करना है इस शीट के साथ वो कर सकते हो। और आप समझने की कोशिश करो कि किस तरह से मॉडल क्रिएट हो रहा है। इधर मैंने इवन टर्मिनल ग्रोथ भी चेंज नहीं की है, ये भी करना ज़रूरी था। ये 5% हो गई तो शेयर प्राइस और ग्रो हो गई। ये मैं जानबूझ के इसको अवॉइड कर रहा हूँ, ये सब चीज़ों को। मुझे फॉलो करो मत इन्वेस्ट करने के टाइम पे, ये मैं चाहता हूँ। आप खुद अपनी तरफ से एनालिस्ट बनो, आप खुद आपकी तरफ से और अच्छा नॉलेज गेन करो, और ये सब चीज़ों को टिक करते जाओ। मैंने चेकलिस्ट में सारी चीज़ें मेंशन की है, टर्मिनल ग्रोथ को भी मेंशन किया रहेगा। अगर नहीं किया है तो मैं उसको अपडेट करूँगा। इसको शायद टर्मिनल ग्रोथ को मैंने नहीं ये किया है, इसमें नहीं किया है, तो ये हम लोग बाद में अपडेट करेंगे। तो ओवरऑल जो ये चेकलिस्ट है उसको भी फॉलो करो, और अभी तक के जो लेसन्स हम लोगों ने अपलोड किए उन सारे लेसन्स को आप लोग अच्छे से देखो और सही से एनालिसिस करना पहले सीखो, बाद में इन्वेस्टमेंट करना सीखेंगे। अभी तो एनालिसिस करना पहले सीखना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने देखा ना, आप लोगों को इधर दिखाया मैंने कि ये मैंने महंगा किया, मतलब जो वेटेड एवरेज जो लोअर साइड पे आ रहा था उसको महंगा किया, टर्मिनल ग्रोथ भी कम पकड़ी थी। अभी मैंने एक्स्ट्रा की तो उसका शेयर प्राइस एकदम से जूम हो गया, अराउंड 111% का अपसाइड दिखा रहा है। तो ये स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है, लेकिन मैं परचेज करने का किधर भी आपको ये नहीं दे रहा हूँ। ये आप लोगों का खुद का कॉल होना चाहिए, और ये आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि आपको स्टॉक एनालिसिस सीखना है कि कोई स्टॉक एनालिसिस करके दिखाए और आप उसको परचेज करना है। आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में आए तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी सारी कंपनीज का करोगे, बेहतर कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो इसीलिए मैं इस कंपनी का एनालिसिस आपको करके दिखा रहा हूँ।
तो इस लेसन में इतना ही, आगे बढ़ेंगे और मार्क्सन्स फार्मा का एनालिसिस करेंगे।